नमस्कार। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक 4 दिनों की यात्रा पर अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। भारत और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर टिकी है। इस दौरान भारत अमेरिका के बीच कई सुरक्षा समझौते होंगे, कई आर्थिक समझौते होंगे, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभाव को कम करने पर भी बातचीत हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन के खेमे में हलचल भी है। जाहिर है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य और राजनीतिक भागीदारी ने चीन को परेशान करना शुरू कर दिया है। लेकिन शायद ये पहला दुर्लभ मामला है जब चीनी अखबार ने भारत की तारीफ की है और माना कि भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास हो रहा है। लेकिन तारीफ के साथ साथ भारत को नसीहत भी दी गई है कि अमेरिका पर निर्भर होना उसे अमेरिका की रिमोट कंट्रोल पर चलने वाली स्थिति में ला सकता है। उधर अमेरिकी यात्रा से पहले जॉर्जिया से सांसद माइक कोलिंस ने चीन से मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली और वॉशिंगटन की ओर से किए गए साझा प्रयासों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने चीन को भारत और अमेरिका का बड़ा दुश्मन बताया। 21 जून से पीएम मोदी का 7वां अमेरिकी दौरा शुरू हो रहा है। भारत और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर टिकी है। अमेरिका पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहां पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहां 21 जून को होने वाले योग दिवस समारोह में 180 से अधिक देशों के लोग हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 21 जून को योग दिवस के जरिए भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार पूरी दुनिया में करेंगे। लेकिन योग दिवस कार्यक्रम के बाद असल कार्यक्रम शुरू होगा। 22 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक होगी और इसी दिन पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे। 22 जून की शाम को पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए गए राजकीय रात्रि भोज में शामिल होंगे। इसके बाद 23 जून को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दोपहर भोज की मेजबानी करेंगे। अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन में प्रमुख कंपनियों के सीईओ, पेशेवरों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस दौरे से भारत को क्या मिलेगा और इस दौरे में ऐसा क्या है जिससे पाकिस्तान और चीन परेशान है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की बैठक में भारत और अमेरिका के बीच कई रणनीतिक साझेदारियां होंगी। डिजिटल इकोनॉमी, अंतरिक्ष मिशन, रक्षा, व्यापार समेत कई बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच समझौते होंगे। इससे साफ है कि भारत की ताकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ेगी। रक्षा उत्पादों की खरीदारी को लेकर भी दोनों देशों के बीच डील हो सकती है। अभी तक के हिसाब से 22,000 करोड़ रुपए के आर्म्ड ड्रोन्स और 350 लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने की तकनीक अमेरिका से खरीदने की डील तय की गई है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत होगी। अमेरिका भी मान रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने और शांति के लिए भारत का साथ जरूरी है। अमेरिका चाहता है कि पीएम मोदी प्रशांत महासागर क्षेत्र के साथ साथ अन्य एशियाई देशों को एकजुट करें और उसका नेतृत्व करें ताकि इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव कम हो सके। अगर ऐसा हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान कमजोर और अलग थलग पड़ जाएंगे। उधर पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना बन रही है। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान अमेरिका के कई बड़े उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करेंगे। कारोबारियों से मुलाकात के दौरान भारत में निवेश को लेकर भी बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान माइक्रॉन टेक्नोलॉजी $1 अरब से अधिक के निवेश का ऐलान कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के इस दौरे में चुनौती नहीं है। अमेरिका का विदेश विभाग पिछले कुछ दिनों से देश के अंदर धार्मिक आजादी का मामला लगातार उठा रहा है। वहां सत्तारूढ़ दल के सांसद इस दौर में ये मुद्दा उठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं हाल के वर्षों में अमेरिका जाने वाले या वहां पहले से रह रहे भारतीयों के लिए वीजा या ग्रीन कार्ड का मसला भी लगातार एक मुद्दा बना हुआ है। क्या पीएम मोदी के हस्तक्षेप से अमेरिकी प्रशासन इसमें ढील देता है? ये भी एक चुनौतीपूर्ण मोर्चा होगा। उधर रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी बड़ा मुद्दा है। अमेरिका और यूरोपीय देश भारत को अपने पक्ष में करने का दबाव बनाते रहे हैं।
लेकिन भारत ने हमेशा कहा कि वो अपने हित के अनुरूप ही फैसला लेगा। पीएम मोदी पर नजर रहेगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के दौरान इस दुविधा से कैसे निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर रवाना हो चुके हैं और इस बार का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आखिर इस दौरे से क्या हासिल होने जा रहा है और जो कहा जा रहा है कि भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है, इस दौरे से क्या कुछ हासिल होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ मंजू सेठ जी हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्वनी सीवात जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत मैं मंजू मैम आपसे ही करना चाहूंगा, कितना ऐतिहासिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का अमेरिकी दौरा? ये बहुत ही ऐतिहासिक है, आपने जैसे कहा, क्योंकि ये पहली दफा बहुत सालों के बाद एक ये स्टेट विजिट हो रही है और दोनों और जो कांग्रेस के जॉइंट हाउस को वो एड्रेस फिर से करेंगे सेकंड टाइम। प्लस जो एजेंडा है बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी। तो दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, दोनों के इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो एक अच्छा एक संकेत है कि ये विजिट में काफी अग्रीमेंट्स होंगे जो हित में है, दोनों साइड के हित में है और खासकर इंडिया के हित में है। जी। और अगर हम जैसे कहा कि आपकी रिपोर्ट में भी ड्रोन्स के ऊपर होगा और डिफेंस कोलैबोरेशन, इनोवेशन, स्टार्टअप इनोवेशन के बीच में कोलोकेशंस होंगे दोनों कंट्रीज में, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सप्लाई चेन थोड़ा इंडिया में शिफ्ट हो, सप्लाई चेन जो है इनके क्रूशल मटेरियल के, क्रूशल जैसे माइक्रोचिप्स वगैरह जी। और साथ ही में क्वाड का जो हम दोनों कंट्रीज का साथ में इंडो पैसिफिक एरिया जो है हमारा कहा जा सकता है एक्सटेंडेड नेबरहुड है। तो ये वहाँ की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत है इंडिया के लिए भी और यूएस के लिए भी जी। तो एक और कन्वर्जेंस का एरिया है। और साथ में ऑलरेडी हमने जो अगर आप देखेंगे जो सारे मुद्दे हैं जो इसमें रेज किए जाएंगे, इनमें खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की बात की गई है, जो इंजन यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की बात हो रही है, फाइटर जेट इंजन की कोलैबोरेट करके इंडिया में। तो अगर इसकी शायद पूरी टेक्नोलॉजी ना भी आए पर पार्टली ट्रांसफर भी होगा और मेक इन इंडिया को एक पुश मिलेगा। तो ये एक अच्छी एक इम्पोर्टेंट और अच्छी एक पहल होगी और स्टेप होगा और मुझे लगता है कि दोनों कंट्रीज के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होगा। जी, मैं अश्वनी सीवात जी आपके पास आऊंगा क्योंकि इससे पहले भी अमेरिकी यात्रा पर प्रधानमंत्री गए हैं, लेकिन इससे पहले इस तरह का उत्साह अमेरिका की तरफ से देखने को नहीं मिला। तो इसके पीछे की वजह क्या? क्योंकि वहां का चाहे मीडिया हो या फिर राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग हों, इस बार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही? स्टेट विजिट है ये, प्रधानमंत्री की पहली स्टेट विजिट होगी और 2009 के बाद ये तो अब स्टेट विजिट हो रही है। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कुछ बायलैटरल विजिट होती है, मल्टीलैटरल विजिट होती है, कुछ ऑफिशियल विजिट होती है और कुछ स्टेट विजिट। स्टेट विजिट का जो दर्जा है वो बहुत बड़ा होता है और स्टेट विजिट के अंदर गार्ड ऑफ ऑनर और बाकी स्टेट नंबर 1 गेस्ट माने जाते हैं और वो बहुत अहमियत वाला है। और अगर आप देखें जिस प्रकार का अभी तैयारी हो रही है अमेरिका में, इस प्रकार की तैयारी वो बहुत कम लीडरों के लिए ही की जाती है, जैसे विंस्टन चर्चिल के लिए की गई। ये सच्चाई है, इसके अंदर काफी कुछ महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। भारत की तरफ से अगर हम देखें, जैसे भारत और अमेरिका का अभी ट्रेड $190 बिलियन का है और यूएस हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और ये नहीं, अब जो हमारी डिफेंस डील तो होने वाली है वो एक प्रकार गेम चेंजर होगी। जिस प्रकार से हम ऑलमोस्ट 80% अभी अपना सामान खुद बनाने लगे हैं, चाहे हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है, हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना लिया है तेजस मार्क 1, मगर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी तक इंजन नहीं बना पाए हैं। तो वो एक बहुत ही क्रिटिकल है। तो अभी अमेरिका हमारे को इंजन दे रहा है, जेट बेसिकली जो कि जी जो है उनका 414F जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक है, उसका सब होता होगा भारत के HAL से। और ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में मेक इन इंडिया
ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा और हम 350 जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे आने वाले 10 से 15 साल में, और ये भारत में ही बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि जब हम तेजस मार्क 2 जो कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और 350 भारत में बनेंगे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है M9 जो कि सी गार्डियन ड्रोन है। ये जो ड्रोन हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सर्वेलेंस के हमें इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में भी चाहिए, और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उसके मद्देनजर देखते भी चाहिए। और ये हमारे चीन का जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल, वहां पर भी इनका सर्वेलेंस के लिए चाहिए। अभी भी हमने 2 ड्रोन जो हैं वो लीज पे लिए हुए हैं अमेरिका से, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए हम 31 ड्रोन देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 15 नेवी के लिए और 8 एयरफोर्स और 8 आर्मी के लिए। और ये ड्रोन जो है ये जनरल मोटर्स, ये भी सुनने में आया है, इसको भी मेक इन इंडिया कंसेप्ट के तहत दिया जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, और ये $3 बिलियन का एक प्रकार से ट्रेड है। तो ये सच्चाई है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की डिफेंस के लिए। जैसा मैं अपने दर्शकों को बताऊं, हमने 3 बेसिक एग्रीमेंट पहले ही साइन किए हुए हैं अमेरिका से। जो सबसे पहले कोमकासा, सबसे पहले लीको था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हमने 2016 में किया, जिसके तहत हम लॉजिस्टिक और रिपेयर फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे की ओवर द वर्ल्ड। तो सेकंड था जो कोमकासा जो 2018 में किया, वो गेम चेंजर था, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसके तहत जो इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है हम उसको ट्रांसफर हो सकता है यूएस से भारत। और यही जो अब हो रहा है, जो कि जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को ट्रांसफर होगी। बिल्कुल, यानी कि अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील की जो संभावना सर बन रही है, यानी भारत जो सुपर पावर बनने की दिशा में मजबूती के साथ कदम माना जाए कि अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत इस दिशा में और तेज गति से बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि ये डील फाइनलाइज हुई क्योंकि भारत एक 4th लार्जेस्ट आर्मी डिफेंस फोर्सेज है, 5th लार्जेस्ट हमारी इकोनॉमी है। मगर हमारे अंदर जो प्रॉब्लम थी इंजन ना बनाने की, और ये ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी हमें अमेरिका नहीं देता था, और इसलिए हमारा डिपेंडेंस रूस की तरफ था जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। अगर हमें ये टेक्नोलॉजी बनेगी तो जो इंडो पैसिफिक में जो चाहता है अमेरिका और भारत इकट्ठे एक प्रकार दबदबा रखेंगे, क्योंकि जो चीन है उसका एक एक्सपेनिज्म एटीट्यूड है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में है या इंडियन ओशन में, उसके अगेंस्ट काम करने के लिए बहुत मदद देगा। और ये सच्चाई है, भारत जो आने वाले समय में एक इमर्जिंग पावर को रहा है और ग्लोबल साउथ का एक प्रकार से आवाज बन के निकला है। भारत खुद ही नहीं कि ग्लोबल साउथ का भी एक प्रकार से जिस प्रकार से कंट्रीब्यूट करेगा। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा इस विजिट से बहुत कुछ होने वाला है। ट्रेड के मामले में अगर हम देखें, साइबर, ठीक है सर, यानी कि यही तमाम वजह हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे पर टिकी हुई हैं। मैं मंजू मैम, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख मजबूत हो रही है, ये उसका प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार इस बार अमेरिका में किया जा रहा है, या फिर अमेरिका मान चुका है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने और शांति के लिए भारत का साथ जरूरी है, इसलिए ये सब हो रहा है। ये सभी देखिए, दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है। उसका अगर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा वो हमसे क्यों बात करेंगे। और इंडिया का भी इंटरेस्ट है इसमें, तो दोनों कंट्रीज का इंटरेस्ट है जरूरी इसमें मीट हो रहा है। और इस दफा जो हम देख रहे हैं एंथुसियाज्म है और जो वेलकम इतनी ग्रैंड स्केल पे हो रहा है और स्टेट विजिट का दर्जा दिया गया है, ये एक रिकग्निशन भी है कि इंडिया एक इम्पोर्टेंट पावर बनती जा रही है, इमर्जिंग पावर है और कंट्रीब्यूट कर सकती है उनके इंटरेस्ट में भी, यूएस के इंटरेस्ट में भी और वर्ल्ड के इंटरेस्ट में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। इसलिए इंडिया को वो साथ लेके चलना चाहते हैं। और दोनों डेमोक्रेसीज भी हैं, उसकी भी बात की जा रही है। और डेफिनेटली इंडो पैसिफिक में इंडिया का रोल है, और थोड़ा वहाँ पे मतलब जो इकट्ठा आएंगे, IPEF जो भी बना है उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, क्वाड का जो, उन सब में इंडिया का रोल है। और इंडिया की आवाज अब बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे इकोनॉमिक हेल्प थोड़ा बड़ा है, और साथ में हमारे एक डायस्पोरा भी जो है यूएस में, वो भी एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है इस
एज अ सॉफ्ट पावर एलिमेंट कह सकते हैं। वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में है और इकोनॉमी ऑफ द यूएस की इकोनॉमी को बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत उसमें इन्वेस्ट करने में, जॉब क्रिएट करने में इंडियन कंपनीज का भी काफी हाथ रहा है, इंडियन डायस्पोरा का भी बहुत हाथ रहा है। तो ये रिकग्निशन है कि इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज के बदलते सिचुएशन में। और चीन का जो रवैया रहा है उनको एक मैसेज देने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडिया के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे एलएसी पे उनका क्या बिल्कुल वो है, कैसे उन्हें हमें टारगेट करने की कोशिश करते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। तो बात थोड़ा एक काइंड ऑफ थ्रेटनिंग पोजीशन है एलएसी पे चीन के द्वारा, और इसलिए इंडिया को अपना इंटरेस्ट देखना है और हमें फ्रेंड्स चाहिए। और इसमें हम देख रहे हैं जब हम दोनों के यूएस और इंडिया के इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं तो दोनों साथ मिल गए हैं। और एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल एलिमेंट है इस कोलैबोरेशन में, प्लस ऑफ कोर्स इनोवेशन, डिफेंस एंड फ्यूचर ऑफ जो वर्ल्ड का जो फ्यूचर है, सब चीजों में कोलैबोरेट करके उसको आगे चल के दोनों कंट्रीज अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जी, चुनौतियां इस दौरे से कितनी आप देख रही हैं, क्योंकि कई चुनौतियां हैं, चाहे ग्रीन कार्ड वीजा से संबंधित हो या फिर भारत के धार्मिक आज़ादी के मामले में अमेरिकी विदेश विभाग पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से आवाज उठा रहा है, ये कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख रही हैं? और साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड, ये कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है मैम? मुझे लगता है ये रेस तो जरूर होगा उनके द्वारा, लेकिन मुझे लगता नहीं पब्लिकली कोई भी इसके ऊपर चर्चा होने की के चांसेस हैं कि इन्होंने, क्योंकि इन्होंने उनको कन्वे किया हुआ है, वो कितना इंडिया का क्या कह सकते हैं सेंसिटिविटी पे, क्योंकि इंडिया को साथ में रूस के साथ भी चलना है, चीन के साथ, चीन हमारे नेबर है, हम उनको नकार नहीं सकते, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो वहाँ में बैलेंसिंग एक्ट जो करना है, पोजिशनिंग जो करनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो समझ रहे हैं। इसमें कुछ आवाजें हैं तो नहीं समझती और वो जरूर बोलेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ओवरऑल वहाँ की जो सरकार है उनको हमारी पोजिशन वो अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी कैसा सिचुएशन है और क्या हमारा इस वक्त जो कंस्ट्रेंट्स हैं इसको लेकर, तो वो समझ रहे हैं। और जहाँ तक धार्मिक फ्रीडम की बात है, उन्होंने खुद ही कहा था, एक इंटरेस्टिंग जवाब था कि आप आके खुद जाके देखिए इंडिया में कि क्या पोजीशन है। लेकिन साथ में उनका जो हिस्टोरिकल, अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली हमेशा उनके जो वो चाहते हैं थोड़ा सा इंडिया को मैसेजिंग करते रहें कि आपके ह्यूमन राइट्स वो नहीं ठीक है या इंडेक्स पे, और इस इंडेक्स पे ठीक नहीं है, तो वो निकालते रहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग उनके फॉरेन ऑफिस। तो आई थिंक उसको वी मस्ट टेक कॉग्निजेंस, बट मुझे लगता नहीं कि इट बी अ मेजर चैलेंज इन द रोड और इन द विजिट। ठीक है मैम। अश्विनी सीवात जी, भारत की फॉरेन पॉलिसी को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ हो कि अमेरिका की तरफ से दबाव भी बनाने की पहले कोशिश की गई कि जो व्लादिमीर पुतिन, मतलब रूस यूक्रेन के बीच में जो भी स्थिति इस वक्त चल रही है, कि भारत मतलब किसी दबाव में नहीं है, भारत की अपनी पॉलिसी है, भारत सबसे पहले अपने हितों को देखता है, तमाम दबावों के बावजूद रूस के साथ चाहे वो कच्चे तेल की डील हो वो भी करता है, और चाहे अमेरिका के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करने की बात हो। भारत की फॉरेन पॉलिसी में कितना चेंज आप देख रहे हैं? बहुत चेंज है। देखो, ये सच्चाई है, भारत जो भी करता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिहाज से करता है। अगर आज आप देखें, भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने 3 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन की, जिस प्रकार से भारत और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं, ट्रेड बढ़ता जा रहा है, डिफेंस डील बढ़ते जा रहे हैं, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडो पैसिफिक के अंदर क्वाड का एक हिस्सा है। तो नेटो प्लस में भी भारत को चाहते हैं, जिसके लिए भारत ने उसको मना किया, क्योंकि भारत एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चलना चाहता है। इसी प्रकार अगर आप रूस को देखें, रूस का भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत का 60 से 60% अभी भी जो डिफेंस का इक्विपमेंट है, वेपन है, वो उससे आते हैं। इसलिए भारत का रूस के साथ रिलेशन होना भी बहुत अच्छा जरूरी है। और कौन भूल सकता है रूस को जो 1971 की लड़ाई में भारत के साथ खड़ा हुआ था, तो भारत के जो रिलेशनशिप के साथ भी बहुत अच्छे हैं, हम उसके भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। दोनों तरफ जो है वो हमारी मजबूती समझते हैं। अमेरिका को हमने बार बार ये बताया है कि क्योंकि आपने 30
20 साल पहले हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की, ना हमें हथियार दिए, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हम रूस की तरफ गए थे। मगर अब अमेरिका को समझ आया, इसी प्रकार रूस को भी ये पता है कि जो अमेरिका है उसके साथ भारत नहीं खड़ा हुआ। भारत एक ऐसा देश है जो अभी भी ऐसा लगता है रूस को कि वो उसके साथ रशिया यूक्रेन लड़ाई में खड़ा हुआ है, मगर ये भी सच्चाई है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के, जो कि एससीओ की एक प्रकार के साइड लाइन में समरकंद में ये बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये एरा लड़ाई का नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप दोनों तरफ देखें, अमेरिका भी समझता है कि हमने रूस से एक प्रकार डिस्काउंटेड रेट में ऑयल लिया है और हम उसको 32% करके आप उसी को यूरोप भेज रहे हैं, वो हमारी मजबूरियां और हमारी बातें समझता है अमेरिका। और इसी प्रकार रूस भी, रूस और अमेरिका दोनों ही नहीं, भारत का दबदबा पूरे वर्ल्ड में बड़ा है। तभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई को देखें तो वो ये समझते हैं जो भारत की अप्रोच है वो बहुत ठीक अप्रोच है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत चाहता है कोई डायलॉग डिप्लोमेसी से इस लड़ाई का हल निकले। और यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जो यूरोपियन और नेटो कंट्री है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं रूस को एक प्रकार कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भारत का एक नजरिया है वो अप्रिशिएट हुआ है बहुत। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बड़ी इम्पोर्टेंट जो इससे है, आज भारत जो है ग्लोबल साउथ की आवाज बन के निकला है, और आज भारत कह रहा है कि जो गरीब देश जिनका कोई नहीं है, जो कि अफ्रीकन यूनियन है, उसको भी वो G20 का मेंबर बनाना चाहता है, तो वो भी बातचीत होगी। और कहीं ना कहीं जैसे मैं बता रहा था नेटो प्लस की भी बात होगी, वो भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि भारत किसी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे वो नेटो P5 की बात हो रही है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल जैसे, क्या भारत भी नेटो प्लस का हिस्सा बन सकता है? पर भारत ने बताया है कि भारत किसी का भी हिस्सा नहीं बनेगा, भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा करेगा और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करेगा। तो मुझे लगता है अक्षय, आज की तारीख में जो दबदबा भारत का बन के आया है वो एक काबिले तारीफ है, और अमेरिका को भी पता है कि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है, भारत को भी अमेरिका की जरूरत है। ना अभी तक हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ, इसके बावजूद भी जो ट्रेड है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से ये 2 डील होंगी, चाहे वो जेट इंजन की या ड्रोन्स की, वो काबिले तारीफ है। बाकी जहां पर हमारी बातचीत चल रही है सेमीकंडक्टर की चिप्स के बारे में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद में, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, और उसके साथ साथ आपके जो क्लाइमेट चेंज की बात है, तो मुझे लगता है ये जो विजिट होगी ये एक गेम चेंजर होगी, एक बहुत ही चले बिल्कुल इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया भर की निगाहें इस बार की विजिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगी हुई हैं। मैं एक फाइनल रिएक्शन मंजू मैम आपसे लेना चाहूंगा। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था जो सीवात साहब ने कही कि चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज, उनकी तरफ से दबाव था कि भारत कहीं ना कहीं हमारे साथ आ जाए, लेकिन भारत ने जो मजबूत स्टैंड लिया कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबका साथ सबका विकास वाली बात को आगे बढ़ाया। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक कितने बड़े मैसेज के तौर पर पूरी दुनिया के लिए है, और खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के लिए बेचैनी कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि चीन की तरफ से भी नसीहत दी गई है कि अमेरिका से होशियार रहने की जरूरत है। तारीफ भी की गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर बढ़ रही है, लेकिन चीन से अमेरिका से सचेत रहें। बिल्कुल, लास्ट पॉइंट का आपने जो बोला है, चीन ने नसीहत दी है कि आप केयरफुल रहिए, और चीन के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, हमारे नेबर हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, और हमारा ट्रेड काफी उनसे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उनके बगैर भी काम नहीं चलेगा। लेकिन यूएस के साथ ही हमेशा ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ ये जो हमारा जो पॉलिसी शिफ्ट हुई है, शिफ्ट क्या कहें, फोकस हुआ है उस पर जी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज। अच्छा नहीं सब उनको मिला रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, तो एक्चुअली उनको थोड़ी परेशानी हुई कि उनको इस तक ओरिजिनली उनके बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छे थे पाकिस्तान के साथ भी, उसका अच्छा संबंध रहा है, उनको बहुत हेट भी है।
चीन के साथ भी बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन हैं और बहुत उनके साथ उनकी इकोनॉमीज जुड़ी हुई हैं जी। तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे लीडर्स को इस टाइप का कभी सेटिंग जिसे कहते हैं और वेलकम नहीं हुआ है जी। और लेकिन हमारा जो अपना ऑटोनॉमी हमें वो हमेशा इम्पोर्टेंस दे के ही आगे चलना है। हम बिल्कुल किसी के हम अलाइन नहीं हो सकते क्योंकि हमने देखा पहले जब नॉन अलाइंड का जब दौर था। और चलिए बिल्कुल, और यही वजह कि प्रधानमंत्री ने अपने दौरे पर रवाना होने से पहले भी ये कहा कि बातचीत के माध्यम से तमाम समस्याओं का समाधान होता है और पड़ोसी होने के नाते हमें रिश्ते बेहतर बनाने और बातचीत के जरिए उनका हल निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे हैं। जिन उम्मीदों के साथ वहां पर पहुंचे हैं वो उम्मीदें न सिर्फ पूरी हों बल्कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में जिस तेजी के साथ आगे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसमें भी भारत को सफलता हाथ लगे। इसी के साथ मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।